आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर पा रहे होंगे। आज हम बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में। रफ़ी साहब को कौन नहीं जानता, या रफ़ी साहब को कौन नहीं जानना चाहता। हो सकता है आज का एक अलग दौर है या जनरेशन है, उस दौर में लोग नहीं समझ पाए कि रफ़ी साहब कौन है। मैं कभी भी रफ़ी साहब कौन थे नहीं कह सकता, और मेरी तरह जितने भी रफ़ी साहब को चाहने वाले हैं या उनको हल्का सा भी जानने वाले लोग हैं, वो कभी भी रफ़ी साहब के साथ में या उन जैसे लोगों के साथ में कभी था शब्द का यूज़ नहीं कर सकते। रफ़ी साहब काम की तलाश में मुंबई की तरफ आए, और ये वो ज़माना था जब पार्टीशन यानी विभाजन हुआ था भारत पाकिस्तान का। तो रफ़ी साहब एक्चुअली पाकिस्तान से भारत को आए थे, और एक तरफ रफ़ी साहब को अपने घर वालों से बिछोड़ने का गम था, तो दूसरी तरफ मुंबई में आने की खुशी। और ऐसा नहीं था कि रफ़ी साहब को संघर्ष नहीं करना पड़ा हो, रफ़ी साहब को भी बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था। इस अनजान से शहर में रफ़ी साहब और उनके भाई हमीद को सबसे पहले तो रहने का जो ठिकाना था उस पर काम करना था, उसे ढूंढना था, और वो भी बहुत कम पैसों में। कि इस फिल्म इंडस्ट्री में न जाने कब तक कोई काम मिले, इस चीज़ का कोई भी अंदाज़ा नहीं होता। जो भी कोई इंसान स्ट्रगल करने के लिए आता है, उसके पास पैसे बहुत कम होते हैं। एक अनजान जगह पर जाकर के अपनी कदम को जमाना, न जाने कब तक वो समय आएगा, तो जो पैसों का खर्चा होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना पड़ता है। और ये समय हर इंसान की ज़िंदगी में आता है, इसलिए रफ़ी साहब की ज़िंदगी में भी यह समय आया। रफ़ी साहब का कोई भी गॉडफादर नहीं हुआ करता था। जो उन्होंने मुकाम हासिल किया, अपने दम पर ही मुकाम हासिल किया। ये बड़ी अजीब बात रही कि एक चीज़ होती है कि रफ़ी साहब की आवाज़ को हमने बहुत सुरीला माना, उन्हें हमने भगवान की आवाज़ माना, और हम मानते हैं और मानते रहेंगे। लेकिन जब रफ़ी साहब आए, उस समय किसी और तरह की आवाज़ों का दौर था, और वहाँ उस तरह की आवाज़ों का बोलबाला था, तो लोग बाग उस कल्चर से बाहर नहीं आ पा रहे थे। जैसे उस समय के जो कलाकार हुआ करते थे, जैसे के.एल. सहगल साहब, कुंदन लाल जी, पंकज मलिक। अब जैसे उनके गाने थे, जब दिल ही टूट गया तो हम जी कर क्या करेंगे, फिल्म शाहजहां से 1946, गायककार के.एल. सहगल। जैसे बाबुल मोरा, नहर छूटो ही जाए, फिल्म देवदास 1935, के.एल. सहगल साहब ने ये गाना गाया था। अब आप देखें, के.एल. सहगल और पंकज मलिक, जैसे पवन चले पवन की चाल फिल्म आई थी डॉक्टर 1941 में, तो इस समय इस तरह की आवाज़ों का दौर था। आपने भी इन गानों को सुना होगा, और ये ही गाने की जो शैली थी ना, इसको ही सब कुछ माना जाता था। तो कुछ लोगों को ये स्टाइल ही फिल्मी स्टाइल लगता, मतलब इसके बाहर वो सोच नहीं पाते थे। तो आसान नहीं था रफ़ी साहब के लिए भी उस इंडस्ट्री में जगह बनाना, जहां पर गायकी के जो कुछ मानक हैं वो निर्धारित कर दिए गए हैं। याद रखें, कभी भी गायकी का कोई भी मानक पहले से निर्धारित नहीं होता। जब नूरजहां थी और शमशाद बेगम थी, वहां
लता मंगेशकर को भी उतनी ही ज्यादा तकलीफ हुई। ऐसा नहीं था कि लता मंगेशकर शुरू से ही सिंहासन पर विराजमान थी, गॉडफादर उनका भी नहीं रहा, जैसे गॉडफादर रफी साहब का नहीं था। तो उस समय भी जब मैं ये बात बता रहा हूं तो बहुत लोग रफी साहब के गानों की तारीफ तो करते थे, बहुत ज्यादा तारीफ करते थे, ये तक कह देते थे कि रफी साहब से ज्यादा उम्दा गाना पूरी इस कायनात में, पूरी दुनिया में कोई गा नहीं सकता। लेकिन बावजूद उसके लोग बाग जब गाना गाते थे तो वो इन स्टाइल से बाहर नहीं निकल पाते थे। कौन से स्टाइल? केएल सहगल साहब का स्टाइल और पंकज मलिक साहब का स्टाइल। ये जो गाने मैंने बताए इनको आप सुन लीजिएगा, नई जनरेशन के जो लोग हैं, बच्चे हैं, आप सुनेंगे तो आपको वो स्टाइल समझ में आ जाएगा। यानी उस स्टाइल के मुरीद थे सभी लोग। और जब मुकेश साहब ने अपना करियर की शुरुआत की तो उनको भी इसी तरह के गाने, इसी टाइप के गाने गाने पड़े, इसी अंदाज में गाने गाने पड़े। किशोर दा जो कि केएल सहगल साहब को ही अपना सब कुछ मानते थे गायकी में, उनका स्टाइल भी केएल सहगल साहब का ही हुआ करता था। हालांकि जिसने भी केएल सहगल साहब को स्टडी किया वो खुद अपने दम पर गाना गा पाया। यानी अगर किसी को गाने का टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू की कोई बात करता है, तकनीकी विधा की बात करता है गाने में, तो वो अगर केएल सहगल को स्टडी करेगा बहुत गहराई से, वैज्ञानिक रूप से, तो वो एक बहुत बड़ा गायक बन सकता है। और इसका जीता जागता उदाहरण किशोर कुमार साहब थे, क्योंकि वो केएल सहगल के सामने किसी को भी नहीं मानते थे और उनके मुताबिक केएल सहगल ही एक ऐसे गायकार रहे जो कि पेट से गाते थे। जो खिंचाव महसूस होता है गाने में पेट से, वो खिंचाव किशोर कुमार की आवाज में था। बहरहाल हम बात कर रहे थे रफी साहब की। तो रफी साहब का जो स्टाइल था वो बिल्कुल डिफरेंट था, बहुत ज्यादा। और लोग बाग अप्रिशिएट करते थे, लेकिन जब गाना सुनते थे वास्तव में या गाना गाने की कोशिश करते थे तो उनका स्टाइल कभी भी कुंदनलाल सहगल या पंकज मलिक के स्टाइल से बिल्कुल भी अलग नहीं हो पाया। तो ये कुछ चीजें रही रफी साहब के साथ में कि पहले तो स्ट्रगल, मुंबई में पैर जमाना, सीमित खर्चों में अपना वक्त गुजारना। दूसरा, इस तरह का स्ट्रगल जहां मधुर आवाज तो लग रही है लोगों को लेकिन उस पर कोई काम करना नहीं चाह रहा। तो ये एक अनुभव भी जो कि सारे सिंगर्स लेते हैं अपनी जिंदगी में, ये अनुभव भी रफी साहब को मिला था। ये कहना मुनासिब नहीं है कि भाई वो समय कौन सा समय था, आज से करीब आप समझिए 70-75 साल पुरानी बात बता रहा हूं, उससे भी ज्यादा। लेकिन उसके बावजूद भी संघर्ष उतना ही था। ऐसा नहीं है कि उस समय संघर्ष नहीं था, क्योंकि गायककार जो होते हैं ना, वो लाइमलाइट में जो आते हैं ना, वो 5-6 गायककार ही होते हैं ज्यादा से ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री में, एक समय में 5 या 6, और हर समय 5 या 6 गायककार अवेलेबल रहना, चाहे वो कोई सा भी दशक हो, ये कोई ज्यादा भारी बात नहीं है। तो अवेलेबिलिटी जब 5-6 गायकों की ही हो तो वो तो हर दौर में वो 5-6 गायककार आपके अलग अलग दशकों के कुछ रहे, और बाद में इस तरह से रफी साहब और किशोर साहब ने एक बहुत बड़ा समय को संभाला। यानी ये बहुत बड़े और लंबे समय तक एक्टिव सिंगिंग में रहे। कौन? रफी साहब और किशोर दा। और आप समझते हैं आज की तारीख में भी रफी साहब और किशोर दा को ही एक मानक समझते हैं लोग बाग। अगर एक सदाबहार गायकी की बात की जाए तो बाकी बहुत सारे सिंगर्स आते हैं और बहुत सारे सिंगर्स चले जाते हैं, जैसे आइटम सिंगर्स हैं, उन लोगों की जो मियाद होती है ना वो ज्यादा नहीं होती, 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन वही व्यक्ति टिक सकता है जिसका गायकी का अंदाज या तो रफी साहब का जैसा रहा हो या किशोर दा जैसा रहा हो, है ना।
तो बात फिर से मैं बीच में थोड़ा सा आपको बताने लगा था, लेकिन उस समय का जो स्ट्रगल था ना वो भी उस तरह से बड़ा अजीब था कि रफ़ी साहब का अपना खुद का एस्टेब्लिशमेंट नहीं मिल पा रहा था। अगर वो किसी और की नकल करके गाते तो वो ज़रूर आ जाते लोगों की भीड़ में, या उनका अपना खुद का जो तरीका था वो उस तरीके से नहीं गा पाते, या हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती। क्योंकि एक बार जो व्यक्ति नकल वाले तरीके से इंडस्ट्री में आ जाता है, नकल कर या किसी की झलक के हिसाब से अपना करियर को उठा लेता है, तो लोग बाग फिर उससे उसी तरह की गायकी का एक एक डिमांड करते हैं। हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे गायकार हैं जो अपने खुद की मूल आवाज लेकर के आए थे। मूल उनका एक तरीका हुआ करता था, स्टाइल हुआ करता था गाने का, लेकिन डिमांड के हिसाब से उन्हें अपने उस तरीके में समझौता करना पड़ा, कुछ बदलाव करने पड़े और उन्हें उन्हीं गायकों की तरह गाना पड़ा जो कि पहले से चलते हुए आ रहे थे। ये ट्रेंड रहा है। तो इस ट्रेंड में रफ़ी साहब को भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। बहरहाल कुछ समय में ही हमीद यानी मोहम्मद रफ़ी साहब के भाई और रफ़ी साहब, उन दोनों को मोहम्मद अली रोड पर प्रिंसेस बिल्डिंग में रहने का ठिकाना मिल गया और इसी बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पर सिराजुद्दीन अहमद बारी साहब का खानदान भी रहा करता था और उसी फ्लोर पर उनके पड़ोस में ही ये दोनों भाई मोहम्मद रफ़ी साहब और हमीद साहब भी रहने लगे थे। एक कमरा था छोटा सा, उसमें यहां से वो रोज काम की तलाश में एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो में से तीसरे स्टूडियो पैदल भटका करते थे। कभी गाने में उन्हें कोरस के साथ में गाने का मौका मिल जाता था, तो कभी कभी कोरस गाने में भी उनका नंबर कभी लग नहीं पाता था। कभी रिकॉर्डिंग कैंसिल हो जाती थी, तो कभी रात को स्टेशन की बेंच पर ही फिर उन्हें सो जाना पड़ता था। कई बार तो सिर्फ चने खाकर या पानी पीकर के ही कई कई दिनों को उन्हें गुजारना पड़ता था। ये मैं उस समय की बात बता रहा हूं, आज से 70-80 साल, 70-75 साल पुरानी बात। तो स्ट्रगल और जो संघर्ष हम बोलते हैं ना, वो हमेशा एक जैसा ही गुजरता है इंसान पर। ऐसा नहीं था कि उस समय मौके ज्यादा थे, क्योंकि मैंने वही कहा कि एस्टेब्लिश्ड सिंगर्स 3 या 4 या 5 रहते हैं हर दशक में, और 3-4-5 दशक मतलब 3-4-5 सिंगर्स बनना या होना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। होते हैं हर दशक में, कंपटीशन उन्हीं से ही करना पड़ता है। तो साहब कुछ इसी तरीके से उनके कई महीने इन्हीं फाकों में गुजरे और इसी बीच म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर भी मुंबई आ चुके थे। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब को गाने का मौका अपनी एक फिल्म थी गांव की गोरी, उसमें दिया और ये गाना था अजी दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी। ये रफ़ी साहब का पहला गाना था और पहला हिंदी गाना था जो कि उन्होंने गायक जीएम दुर्रानी और साथियों के साथ गाया था। ये आवाज अकेली आवाज नहीं थी, यानी 2 आवाज थी, जीएम दुर्रानी साहब की और मोहम्मद रफ़ी साहब की, और साथ में कोरस था। ये गाना पहला गाना था जो रफ़ी साहब ने गाया, हिंदी गाना। अब प्रिंसेस बिल्डिंग में रहते हुए कुछ और वक्त गुजरा और इसी बीच हमीद साहब ने सिराजुद्दीन के बड़े बेटे मुनीर और उनके बाकी घर वालों के साथ में एक बहुत अच्छा खासा मेलजोल बढ़ा लिया और बातों ही बातों में रफ़ी साहब के लिए वो ये सारी चीजें एक जरिया बन रही थी। सिराजुद्दीन साहब की पहली बीवी की बेटी कमर की शादी लखनऊ में अहमद हसन साहब से हुई थी। अब ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, इन बातों में कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जिनका वास्तव में
हमारे इस कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको यहां से नौशाद अली साहब तक पहुंचाना चाहता हूं, म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद साहब। तो मैंने क्या बोला आपको कि सिराजुद्दीन साहब की पहली बीवी की बेटी कमर की जो शादी हुई वो लखनऊ में हुई, और लखनऊ में अहमद हसन साहब से हुई। और संगीत निर्देशक नौशाद अली साहब के वालिद वाहिद अली साहब लखनऊ में अहमद हसन के ही पड़ोसी थे। अब देखिए, पड़ोस की जो दोस्ती होती है ना, कई बार आस पड़ोस की, वो बड़ी काम में आती है। कई बार हमारे भाई हमारे काम नहीं आते हैं, कई बार रिश्तेदार काम नहीं आते हैं, पड़ोसी काम में आते हैं। और उन दोनों में आपस में काफी अच्छी दोस्ती थी, और बस इस वजह से बात बन गई। वाहिद अली साहब ने अपने बेटे नौशाद अली के नाम एक सिफारिशी खत लिख दिया। भैया, सिफारिश होना बहुत जरूरी होता है, एक छोटी सी सिफारिश ही काम करती है। उन्होंने खत में लिख दिया कि मोहम्मद रफी साहब बहुत अच्छा गाते हैं और तुम इन्हें अपने साथ गाने का चांस, अपने गाने में चांस जरूर देना। नौशाद साहब बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं, और जहां तक बात रागिनियों की बात हो या कुछ ऐसा होता है ना कि कोई म्यूजिक होता है बड़े ग्रैंड स्टैंडर्ड पर होता है, एक पूरे कल्चर को लेकर आता है अपने साथ में, पूरा जो साहित्य है, पूरा जो एक माहौल को लेकर के आता है। और आप देखिए, जहां पर मुगल परिवेश हो किसी फिल्म में, या कोई भी कल्चर हो, जैसे ना सिर्फ मैं मुगल की बात कर रहा हूं बल्कि हिंदुओं का भी जो एक तरीका होता है कि भाई सितार बजना है, या कोहिनूर फिल्म के आप देखिए गाने, है ना, मधुबन में राधिका नाचिर है, आप देखिए उधर प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, आप देखिए ये गाने। तो इन गानों में जो ऊंचाई है, जो उठान है, बहुत गजब की उठान है। और नौशाद अली साहब अपने अपने जिसको बोलते हैं ना कि रागों के बहुत ज्यादा पक्के इंसान थे। उनका म्यूजिक था ना, वो बहुत एक क्लासिकल फिल्में जो रही है ना, उनमें आप देखिए नौशाद साहब का ही म्यूजिक रहा है उस समय। वो मैं आपको लिस्ट बाद में बताऊंगा जब मैं नौशाद अली साहब के बारे में अलग से कोई कार्यक्रम दूंगा तब। अभी मैं बात करूंगा रफी साहब की। तो अब ये सिफारिशी खत लिख दिया गया। उन्होंने खत में लिखा कि जैसा कि है कि भाई ये बहुत अच्छा गाते हैं, इन्हें अपने साथ में अपने संगीत निर्देशन में चांस जरूर देना। और उन दिनों मैं आपको बताऊं कि नौशाद साहब मुंबई इंडस्ट्री में जम चुके थे, और बतौर संगीत निर्देशक जो एक हैसियत होती है उस पर वो एक बुलंदी पर थे, अच्छा खासा मुकाम बना चुके थे। रफी साहब और हमीद भाई उस पत्र को लेकर के नौशाद साहब से मिलने के लिए कारदार स्टूडियो में पहुंचते हैं। वालिद की सिफारिश मतलब से वो लेटर उनके पास में जाता है। वो बोलते हैं भाई हमारे वालिद ने सिफारिश की थी। तो रफी साहब से नौशाद साहब का मिलना होता है, और जैसा कि एक रिवाज होता है कि उन्हें बोला गया रफी साहब को कि आप कुछ सुनाइए। तो रफी साहब ने एक बहुत अच्छी गजल सुनाई। तो नौशाद साहब ने उनकी आवाज को सुनकर के कहा कि आपकी आवाज भी अच्छी है और आपके पास गायकी का फन भी है, तो इसलिए मैं आपको चांस जरूर दूंगा। और यकीन मानिए दोस्तों, ये जो मैं कुछ लोगों की बात बता रहा हूं, नौशाद साहब के सामने टिकना बहुत मुश्किल होता था। यानी उनके जो पसंद और नापसंद के जो मानदंड थे ना, बड़े ऊंचे हुआ करते थे। अगर उन्हें कोई चीज पसंद आती थी तो मतलब समझ लो कि उसमें कुछ बहुत निराली कुछ बात है, कुछ यूनिक चीज है। हल्की फुल्की चीजें नौशाद साहब को कभी पसंद आती ही नहीं थी। इसके मैं आपको उदाहरण दूंगा बाद में। यानी अगर आपको नौशाद साहब के सामने जाना है तो कॉम्प्रोमाइज वाली स्थिति तो होती ही नहीं थी। तो उस समय जो नाम हुआ करते थे ना, संगीतकार जो होते थे, बड़े जिसको बोलते ना ठेठ संगीतकार होते थे। उनको आप कईयों को अड़ियल भी बोल सकते हो, या कईयों को अपने वादे का पक्का, या इस तरह से होता है ना कि अपनी बात का पक्का, धुनों का पक्का, और अपने रागों राग रागनियों पर बेस्ड गाने चलते थे उस समय।
और नौशाद साहब इन सब चीजों में सबसे आगे थे कि भाई राग रागनी से कोई भी गाना इधर से उधर नहीं जा सकता था। उनका हुआ, गुलाम मोहम्मद साहब का हुआ, मदन मोहन साहब का हुआ, ये कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स ऐसे रहे हैं जो प्रॉपरली राग के ऊपर ही गाना बनाते थे और कभी भी उससे टस से मस नहीं होते थे, कभी भी। इसीलिए आपको जब इनके गाने सुनते हैं तो आपको एक अलग ही अलौकिक दुनिया में पहुंच जाते हैं। बहुत अलग हटके चीज चले जाती है, मतलब जिसको बोलते हैं ना कट क्लास, वो चीज होती है। तो आप देखिए कि ये नौशाद साहब ने कमिट किया रफी साहब को कि भाई आगे का जो चांस है ना वो मैं आपको 100% दूंगा जैसे ही मेरे पास में कोई नया प्रोजेक्ट आएगा तब। लेकिन देखिए कोई भी नया संगीतकार होता है ना वो भी कुछ चीजों से बंधा हुआ होता है, या वो थोड़ा सा वो हल्का सा आशंकित होता है। तो नौशाद साहब को तो आवाज अच्छी लगी थी रफी साहब की, लेकिन फिर भी अब वो फिल्म प्रोडक्शन के लिए कोई गाना दे रहे थे तो हर इंसान को ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मैं चेंज करूं अपने स्टाइल में तो कहीं गड़बड़ हो जाए, जो जो चीज चल रही है उसमें कहीं कुछ कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा, है ना। कोई चीज एक रेगुलर पैटर्न पे चल रही है, आप उसको थोड़ा टच करोगे तो या तो वो इंप्रूव करेगी या वो मतलब डिसअप्रूव करेगी, कुछ भी ऐसा काम करेगी। तो इसलिए हर म्यूजिक डायरेक्टर जो थोड़ा सा आतंकित भी होता है और होना भी चाहिए, और ये भाई प्रोडक्शन है, बिजनेस है ये एक्चुअली, तो इसमें वो थोड़ा सा चांस लेते हैं। तो उन्होंने रफी साहब को भी दोबारा से कोरस में ही गवाया, यानी रफी साहब ने शुरू में कोरस में ही गाया था। कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि साहब रफी साहब को एक माइक मिल गया हो, या तो कोरस के साथ में या कोई उनके साथ में कोई और सिंगर खड़ा हुआ है और वहां उस तरह से। तो रफी साहब को एक कोरस में गाने का मौका मिला और ये फिल्म थी पहले आप। फिल्म का नाम था पहले आप और गाने के बोलते हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा है। अब देखिए धीरे धीरे करके इसी तरह से उनकी पहचान बनने लगी, लेकिन यह बात याद रखिएगा कि रफी साहब इस गाने में कोरस में गा रहे थे, ठीक है, वो मेन लीड सिंगर नहीं थे। धीरे धीरे करके ये खबर मार्केट में आई कि भाई रफी साहब एक नया नाम है मोहम्मद रफी, जो कि गायकी की दुनिया में आए हैं। तो कुछ और संगीत निर्देशकों को भी उनके बारे में जानने का मौका मिला, उनसे उनकी पहचान हुई। लेकिन ये कोरस में गाना किसी भी सिंगर का कभी कोई ख्वाब नहीं होता। हालांकि काम है, काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, ये भी एक बात है, लेकिन किसी इंसान का सपना सिर्फ बैकएंड पर कहीं जाकर के पीछे खड़े होकर के काम करना किसी भी इंसान का सपना नहीं हो सकता। और खास तौर पर जब मोहम्मद रफी जैसा कोई सिंगर हो तो वो अपने साथ में अपनी वो प्रतिभा लेकर के आता है कि उस प्रतिभा को आगे आना ही पड़ता है। लेटर और सूनर वो आगे आएगा ही आएगा। प्रतिभा, इतनी जबरदस्त प्रतिभा कभी छुप नहीं सकती, जैसे सूर्य का प्रकाश कभी छुप नहीं सकता, उसी तरह से। तो उन्हें तो बस, रफी साहब को तो बस उस लम्हे का इंतजार था कि वो अपने घर से निकले, जिस तरह से वो निकले वो फिर एक प्रॉपरली कोई गाना गा करके दिखाएं जो कि सिर्फ उनकी आवाज में हो। वेल, कई बार जिंदगी जो होती है ना वो अपने हिसाब से चलती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने जो इंसान है वो क्या है, कैसे है। जिंदगी आपका अपना एक अलग कैफियत होती है, उसका अपना एक रवायत होती है, अपना एक रिवाज होता है। तो साथ ही साथ रफी साहब के साथ में कहानी और चल रही थी कि वहां पर उनका शादी का संबंध भी होना था। वेल, इंसान जैसा मैंने आपको बताया चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। जिस बात के बारे में रफी साहब को सोचने की भी फुर्सत नहीं थी, वो बात, वो खुशी उनकी जिंदगी में अचानक ही आ गई। सन 1944 में जब रफी साहब की उम्र बमुश्किल 20 साल की रही होगी, तब रफी साहब का निकाह यानी उनकी शादी सिराजुद्दीन अहमद साहब की और उनकी जो
क्या कहना चाहिए, बेगम, उनका नाम था तालीमुन्निसा। उनकी जो बड़ी बेटी थी बिल्किस, बिल्किस जो थी ना, उसकी उनके साथ में रफी साहब का निकाह हो गया। और जहां तक बात सिराजुद्दीन साहब की है, तो सिराजुद्दीन साहब के 4 वाइफ्स थी, जो कि मुस्लिम में ये एक मतलब उनकी शरीयत में, उनके लॉज में लिखा हुआ है। इसमें कोई मतलब कोई गलत बात नहीं है। तो 4 वाइफ्स थी उनकी, और कुल मिलाकर के 9 बच्चे थे। और एक के बाद एक 3 बीवियां गुजर गई, और बाद में बची तालीमुन्निसा, उनकी 4th वाइफ जो थी, जिनसे सिराजुद्दीन साहब को 2 लड़कियां थी और 3 लड़के थे, है ना, यानी 5 बच्चे थे। टोटल बच्चे थे 9, लेकिन सिर्फ तालीमुन्निसा से उनके कितने बच्चे थे? 5 बच्चे, 2 लड़कियां और 1 लड़के। और उन 2 लड़कियों में से एक लड़की थी बिल्किस, जिनके साथ में रफी साहब की शादी हुई। और जब रफी साहब की शादी हुई, उस समय बिल्किस की उम्र सिर्फ 13 साल थी। और आप समझिए कि 13 साल के बच्चे को क्या मालूम कि क्या होती है शादी। बिल्किस बताते हैं, जब स्कूल से वापस आई, तो बिल्किस को तब बताया गया कि भाई आज तुम्हारी शादी है। और बिल्किस को बड़ा अजीब लगा ये सारी चीजें, क्योंकि आप समझें 13 साल का बच्चा, उसे क्या मालूम क्या चीज होती है ये। लेकिन वो सब एक समारोह जैसा कुछ लगा उनको कि हाँ भाई। अब हमीद भाई जो थे, यानी रफी साहब के भाई, हमीद भाई, वो रफी साहब का पूरा देखभाल करने का काम और उनका पूरा काम संभालने का जो जिम्मा था, उनके हाथ ही था। उन्होंने भी सिराजुद्दीन साहब की पहली बीवी की बेटी मेहरुनिसा से शादी कर ली। रफी साहब और हमीद भाई के रिश्ते में, मतलब एक जिसको बोलते हैं ना कि एक ससुराल एक ही है लेकिन 2 व्यक्ति हैं, तो आप समझिए कि रफी साहब और उनके भाई भाई होने के साथ साथ साड़ू भी बन गए। सन 1950 तक हमीद साहब रफी साहब के बहुत ज्यादा करीबी रहे, और बाद में ये जो साथ था ये छूट गया। और तब जाकर के हमीद साहब अपने बीवी बच्चों के साथ जाकर के बेंगलोर में बस गए। और उनके जाने के बाद में रफी साहब के कामकाज की सारी जिम्मेदारी जहीर बारी साहब ने अपने हाथों में ली। अभी रफी साहब को मुंबई में आए हुए सिर्फ 3 या 4 साल ही हुए थे कि अचानक से उन्हें एक दिन कुंदन लाल सहगल साहब के साथ एक गाना गाने का मौका मिला। और यकीन मानिए दोस्तों, उस समय कुंदन लाल सहगल के साथ गाना गाने का सपना हर किसी गायक का हुआ करता था, खास तौर पर जो स्ट्रगलर हुआ करते थे वो। क्योंकि केएल सहगल वो एक मील का पत्थर थे कि जिसके साथ भी आ जाते थे, जिसको भी वो छू लेते थे, वो व्यक्ति अपनी एक पहचान को बना लेता था, यानी फिल्म इंडस्ट्री की आंखों में अपनी पहचान को बना लेता था। ये कहना कि रफी साहब को पहचान मिली है बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि रफी साहब खुद अपनी एक स्वतः ही अपनी पहचान लेकर के पैदा हुए थे। और वो पहचान कुछ इस तरह की बनने वाली थी कि वो एक जो रोशनी अब चमकेगी रफी साहब के नाम की, उसके सामने सब लोग टिमटिमाते हुए दिए के समान ही नजर आएंगे। तो ये मौका रफी साहब को मिलने वाला था। केएल सहगल के साथ में ये गाना शेयर हुआ, और ये गाना काफी ज्यादा पॉपुलर रहा। इस फिल्म का नाम था शाहजहां, और गीत जो उसका संगीत था वो वही हमारे नौशाद साहब ने दिया था।
और गाने के बोल थे मेरे सपनों की रानी रूही रूही। वेल, सहगल तो पिछले 13 मतलब काफी समय से गा रहे थे गानों को। और जब रफी साहब की उम्र मात्र 13 साल की थी, तब सहगल साहब ने रफी साहब को सुन लिया था और एक मौके पर रफी साहब को अपने साथ गवाया भी था महफिल में, और बड़ी तारीफें भी किया करते थे सहगल साहब। तो सहगल साहब पहले से ही रफी साहब को थोड़ा थोड़ा जानते थे, लेकिन अब उनको शेयर करना था फिल्म इंडस्ट्री के कई प्रोडक्शंस में, रफी साहब को अपना मुकाम शो करना था। किसके साथ में? केएल सहगल साहब के साथ में। अब देखिए, इसी फिल्म में, शाहजहां फिल्म में, रफी साहब ने एक छोटा सा रोल भी किया था, क्योंकि उस समय एक रिवाज हुआ करता था कि जो सिंगर सिंगिंग करेगा वो एक्टिंग भी पर्दे पर करेगा, क्योंकि उस समय टेक्निकल कुछ ऐसी चीजें हुआ करती थी कि प्लेबैक सिंगिंग का जो सिस्टम था वो इस तरह से नहीं था कि उसको आवाज को पहले रिकॉर्ड किया जाएगा किसी और सिंगर की आवाज में और बाद में वो किसी के ऊपर फिल्माया जाएगा। ऐसा नहीं हुआ करता था, क्योंकि उस समय रिकॉर्डिंग स्टूडियो उस तरह के नहीं होते थे जैसे होने चाहिए। सिर्फ एक बता दिया जाता था कि भाई रिकॉर्डिंग रूम है और ये है वो है। बेसिकली जितने भी हीरोज हुआ करते थे फिल्म के, जितने एक्टर या एक्ट्रेसेस हुआ करते थे, उनका सिंगर होना कंपलसरी होता था। और वो जो चीजें आप देखते हो ना कि कोई सिंगर गा रहा है गाना, वो जिस समय गा रहा है ना उसी समय वो रिकॉर्ड हो रहा है स्क्रीन पर। जिस समय उनके होंठ या लब चल रहे हैं उसी समय वो गाना रिकॉर्ड हो रहा है। ऐसा नहीं था कि वो गाना पहले से रिकॉर्ड हो चुका था या बाद में रिकॉर्ड होता किसी अलग से किसी स्टूडियो में। वो जहां पर खड़े होते थे, जैसे पेड़ के सारे खड़े हैं तो पेड़ के पीछे ये माइक को बांध दिया जाता था आमने सामने, और ऊपर पेड़ के ऊपर ढोलक वोलक को लेकर के लोग बैठे रहते थे, या कहीं आसपास बगल में झुरमुट को लेकर के बैठे रहते थे, या कैमरे के आगे ऐसी जगह पर ढोलक और मतलब वाद्य यंत्रों वालों को बिठाया जाता था, तार शहनाई वालों को या कुछ परकशन वालों को बिठाया जाता था। वो जितने भी गाने होते थे ना वो सारे मतलब शूटिंग के समय की जो आवाजें होती थी ना वही की वही आवाजें हमको फिल्मों में सुनाई देती थी। उनकी अलग से कोई पर्टिकुलर कोई प्लेबैक सिंगिंग का नाम नहीं था। प्लेबैक सिंगर्स तो बाद में ये तकल्लुस जुड़ा, पहले तो गायककार ही होते थे। प्लेबैक का जो 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 मतलब एक सिस्टम था रियल में, वो बहुत बाद में जाकर के हुआ था। तो साहब इस तरह से काम हुआ रफी साहब का। और जैसा कि मैंने बताया कि रफी साहब जब आए थे तो सिर्फ एक ही विधा हुआ करती थी गाने की, जहां तक फिल्मी विधा है, और वो विधा बहुत समय तक वही एक विधा रही। यानी केएल सहगल साहब का जो स्टाइल था ना गाने का, वही स्टाइल हुआ करता था। और कोई भी गायक जब आता था तो उनकी आवाज बेशक अलग रही हो, लेकिन अंदाज जो होता था ना वो केएल सहगल साहब का ही वो ले लेता था, कोई भी गायक हो। अब इससे रफी साहब को बड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि रफी साहब वो एक गायक थे कि जो मौलिक गायक थे। तो रफी साहब के लिए बड़ा स्थिति ऐसी है कि भाई वो क्या करें। अगर वो अपना तरीका अगर बताते हैं तो हो सकता है या तो पब्लिक उनको हाथों हाथ ले ले, या ऐसा हो कि वो रफी साहब उस अंधेरे में गिरे कि जहां से रफी साहब की वापसी बड़ी मतलब मुश्किल क्या असंभव हो जाए। ये चीज बहुत ज्यादा दिक्कत करती है कि जब कोई क्रिएटिव इंसान होता है और ईश्वर का ही वो बंदा होता है एक तरीके से, वो अपने आप को उसको प्रूव करना बड़ा टफ होता है, उसको खुद को साबित करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दुनिया एक अलग ढर्रे पर चल रही होती है उस समय, एक अलग दिशा में। और जब कोई एक अलग तरह की प्रतिभा जब उस जगह पर आती है तो उसके बीच में क्लैश होता है। हालांकि दोनों के बीच में कभी क्लैश नहीं हुआ, रफी साहब और केएल सहगल साहब के बीच में बहुत ही अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे उम्दा गायक थे, लेकिन रफी साहब की आवाज, उनकी गायकी बिल्कुल डिफरेंट थी और सब लोगों से। तो भैया
ऐसे लोग जो होते हैं ना, बड़ा टफ मतलब कंपटीशन होता है उन लोगों के साथ में। और ऐसा नहीं है, जब वो एक बार टिक जाते हैं तो वो दूसरों को भी बहुत टफ कंपटीशन देते हैं। और खास बात ये थी कि जब रफ़ी साहब फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, उस समय फिल्मी गाने का जो गाए जाते थे वो एक ही सप्तक के गाने गाए जाते। लेकिन रफ़ी साहब के आने के बाद से ही ये ट्रेंड शुरू हुआ कि गाने एक सप्तक के ना होकर के 1.5 सप्तक तक चले जाते थे। और जिस चीज ने हिंदी फिल्म संगीत को एक नया रूप प्रदान किया। वेल, आज अपने इस कार्यक्रम को इस बात तक ही मैं रखूंगा, और अगले जो अपना कार्यक्रम का विस्तार अगले वीडियो में दूंगा, रफ़ी साहब के बारे में कंटिन्यू करूंगा मैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इजाजत दीजिए मुझको, और बस कल पक्के वादे के साथ कि कल मैं यही कंटेंट उठाऊंगा दोबारा से इसी जगह से जहां से मैं अपनी बात को छोड़ रहा हूं। तो बस अभी तो चलता हूं, लौट के मिलता हूं। लेकिन प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। शेयर ज़रूर 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 कीजिए साहब। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें। कल मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।